बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे थिंक टैंक का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के मुआशरे को इस तरीके से उजागर किया जाए कि पाकिस्तान का जो इमेज है कौमी सतह पे और बैन अवी सतह पे बेहतर किया जा सके। हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान की जियोग्राफी को लेके पाकिस्तान के टैलेंट को प्रोजेक्ट किया जाए। हम 10 थीम्स में काम करते हैं। उसमें बुनियादी थीम हमारा जो है वो गवर्नेंस, सोशल, ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमी, लॉ, सिविल सर्विसेज, प्रोग्रेसी, फेडरलिज्म, स्पोर्ट्स, कल्चर, आर्ट, तमाम वो अमूर जो कि हमारी कौमी लाइफ का, हमारी कौमी जिंदगी का हिस्सा है, वो हम उनको कवर करते हैं। हमारे साथ हमारे उर्दू की लीड नैयर मुस्तफा साहब मौजूद है। नैयर मुस्तफा साहब सिविल सर्वेंट है और बहुत अच्छे लिखारी हैं। साउथ पंजाब से। नैयर, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक। तारिक, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। सो नैयर, आज हम बात करेंगे रोही के बारे में। अपर पंजाब में रहते हुए रोही को हमने सिर्फ गानों की हद तक या मौसीकी की हद तक सुना है। आप जरा बताओ, ये रोही है क्या चीज? देखिए, रोही को चोलिस्तान भी कहते हैं। एक तवीलो बसीत ये एक सहरा है जुनूबी पंजाब में मौजूद। और ये फैलते फैलते इंडिया के थर तक चला जाता है। राजस्थान को जाकर छूता है। और जो इसका नाम है चोलिस्तान, ये एक बुनियादी तौर पर तुर्की जुबान का लफ्ज है चोल, जिसके मतलब है सहरा के, बयाबान के, रेगजार के। और ये तकरीबन 30,000 स्क्वायर किलोमीटर पर ये एक्सटेंड कर जाता है। इसका एक यूनिक इकोसिस्टम है, कल्चरल हेरिटेज है। अपने नोमेट, ये ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए ये जाना जाता है। और रोही एक बड़ा खूबसूरत नाम है इसके लिए। रोही रुत रंगीलड़ी, इसका मतलब है रोही जिसकी रातें रंगीन हैं। और इसका मौसम वैसे तो बड़ा सख्त होता है, खसूसन दिन में और गर्मियों के दिनों में। मगर रातें ठंडी होती हैं, और बाहर की रातें तो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत होती हैं। जब कभी बारिश हुई हुई हो तो वो जो हवा है, वो जड़ी बूटियों की खुशबू के साथ मिलकर एक अजीब सा सहर तारी कर देती है। तो ये, अगर आप कहें कि व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ रोहित, तो वो ये है। और बड़ी रिच हिस्ट्री है इसकी। चलिए, हम उसके बारे में बात करते हैं। अभी आप हमें ज्योग्राफी के बारे में बताएं कि जो मौजूदा पंजाब है, मौजूदा पाकिस्तान है, तो रोही किन एरियाज पे मुश्तमिल है? इसकी ज्योग्राफी क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पर तो जो आपका भावलपुर डिवीजन है, और पंजाब का सबसे बड़ा डिवीजन है। और तीन अजला हैं: भावल नगर, रहीम यार खान एंड भावलपुर इटसेल्फ। तो ये इन तीनों के अक्रॉस एक्सटेंड करता हुआ फिर भावल नगर से बॉर्डर क्रॉस करके कनेक्ट कर जाता है थर के साथ, राजस्थान में दाखिल हो जाता है। और वो जयपुर तक, पिंक सिटी तक, देखा जाए तो एक सतह पे ये रोही चल रहा है। बुनियादी तौर पे रेगिस्तान है, जी, सहरा है। बुनियादी तौर पर शहर है, और जो रेगिस्तान। सहरा की ज्योग्राफी होती है वही रोही की ज्योग्राफी है। जी बिल्कुल। चले, हम इसको एथनिकली देखते हैं कि रोही के बाशिंदे कौन है। देखिए, रोही के बाशिंदे वही हैं जो बड़े सगीर के असल बाशिंदे हैं: भेल, कोल, द्राविड्स। बाकी तो सारे कोलोनाइजर हैं। यके बाद दीगरे आते रहे, कोलोनाइज करते रहे। लेकिन जो हकीकी असल मकामी आदमी है, वो रोही में मौजूद है, यहाँ पे कामत पजीर है, यहाँ पर पनाह गुज़ीन है, और अपनी वैल्यूज को लेके चल रहा है, अपनी इंडिजिनस ट्रेड्स को लेके चल रहा है। रोही का कॉलोनाइजर कौन है? एक तो अब्बासी खानदान है, उसने इसको कॉलोनाइज किया। लोही सरदार हैं कुछ, उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ी जागीरदारें बनाई। फिर ज़ाहिर है बाद में गोरा आया और बाद में आगे चलता गया। लेकिन उससे हमारा पहले जो राजपूत से। हाँ, लेकिन जो हमारा बुनियादी कॉलोनाइजर्स के ऊपर हमने बात नहीं करनी। हमने जो मुकामी बशिंदे हैं जिसके बारे में आपने जिक्र किया उसके बारे में बात करेंगे। ये तो इसकी होगी ज्योग्राफी। इन्वायरमेंट के बारे में अगर बात करें, मौसम कैसा है? देखिए, मौसम तो इसका बड़ा शदीद है। साल में 9 से 10 महीने बहुत सख्त गर्मी रहती है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक मौसम चला जाता है दिन में। और वो फील लाइक 55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जो इसकी रातें हैं वो ठंडी हैं, जैसे कि रेगिस्तान में होती हैं। और जब कभी यहाँ पर बारिश हो जाए तो फिर तो इट्स पार्टी टाइम।
चलें, रोही के बारे में दो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक जो रोमांटिक पर्सपेक्टिव है, जो अमूमन वो लोग जो जो रोही में नहीं रहते उनकी तरफ से आता है। मैं इसको एक कैपिटलिस्टिक व्यू भी कहता हूँ। रात बहुत खूबसूरत है, हवा बहुत खूबसूरत है, बहार में बहुत खूबसूरत रोही हो जाती है, सावन में बारिशों के बाद बड़ी खूबसूरत हो जाती है। लेकिन जो उसका अपना एक वर्जन है, उसमें तो दुख भी बहुत ज्यादा है, आंसू बहुत ज्यादा है, तकलीफ है, सहूलियात नहीं है, बीमारी है। तो ये दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं इसमें। जो उसका एक रोमांटिक कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव है उसको तो सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन जो उसका एक लोकल वर्जन है, उसके जो दुख है, जो उसके आंसू हैं, उनको बिल्कुल भुला दिया गया। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया तारिक। दर्दां दी मारी दिलड़ी अलील है, और कहीं ना कहीं उसका सेंस यही रोही है, यही चोलिस्तान है। लेकिन जो सच है वो इन दो पर्सपेक्टिव्स के दरमियान दरमियान में पड़ा है। देखिए, जो हमारा कैपिटलिस्ट है वो ये देखता है कि इसका टूरिज्म पोटेंशियल क्या है, इसका मार्केटिंग पोटेंशियल क्या है, किस तरह से इसको इरिगेट किया जाए, किस तरह से इसको जरखेज किया जाए, यहाँ से खेती उगाई जा सके, फसल उगाई जा सके, ग्रीन हो जाए, ग्रेटर चोलिस्तान केनाल स्कीम आ जाए, लीज पर इसका रकबा दे दिया जाए, इसे एक फूड फैक्ट्री बना दिया जाए, यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा है, इस तरह की बातें। अच्छा, दूसरा हमारा जो ह्यूमनिस्टिक एक पर्सपेक्टिव है, और मैं कहूंगा कि ये भी एलियन है, ये भी बाहर से आ रहा है उसी कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव की तरह। उसको लगता है कि यहाँ पे दर्द ही दर्द बिखरे हुए हैं, यहाँ पे तकलीफें हैं, लोगों की जिंदगी में कोई मानी नहीं है। अच्छा, आप खुद इंडिजिनस आदमी का गीत सुने, उसकी म्यूजिक सुने, उसकी पोएट्री सुने, तो उनको एहसास है कि यहाँ पे दुख है, दर्द है, तकलीफ है, मौसम शदीद है, पानी साफ नहीं है, उस तरह से सेहत और तालीम के मौके नहीं है। मगर एट द सेम टाइम वो इस इन्वायरमेंट को, इस फिजा को, इस रेगिस्तान को, अपनी ट्रेडिशंस को, इन जड़ी बूटियों को, इन पौधों को, अपने मवेशियों को सेलिब्रेट भी करते हैं। वो अपने वे ऑफ लाइफ को बदस्तूर सेलिब्रेट करते हैं। और वो बड़े कंसर्न है कि बाहर से आने वाले लोग, जो मॉडर्न कॉलोनाइजर हैं, वो जो बड़े भैया हैं, जिनके कब्जे में सबकी जान है, और जो उनके दोस्त हैं, उनके साथी हैं, उनके संगी हैं, जिनके साथ मिलकर उन्होंने महफिल रचाई हुई है, तो वो बड़े कंसर्न है कि वो उनसे कुछ छीन लेंगे, उनका कल्चर छीन लेंगे, उनका इंडिजिनस पन छीन लेंगे, और जो उनके पास एक मकामी आदमी होने की शनाख्त है वो छीन लेंगे। तो नहीं मेरा आप टेक ये है कि सच। नहीं आप अगर भावलपुर में जाएं या उस एरियाज में जाएं तो इफ यू मीट पीपल, वो लोग यही बात करते हैं कि इतने एकड़ मैंने अपने नाम अलॉट करवाई है, इतने एकड़ मेरे, बल्कि हमारे जो सिविल सर्वेंट्स जाते हैं, दूसरे लोग भी जाते हैं, वही बात करते हैं। तो कॉलोनाइजेशन जो है रोही की, वो तो जारी है। बहुत खौफनाक अंदाज में जारी है। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसने बुनियादी तौर पर इस जगह को डेवलप करना था, और इस तरह से डेवलप करना था कि लोगों को बेहतर अंदाज में फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी थी, उनको डेवलपमेंट का एक सेल्फ सस्टेन्ड मगर एक इंडिजिनस मॉडल प्रोवाइड करना था, उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे खित्ते को गिरवी रख दी है उन इंटरनेशनल, लोगों के हाथ। इसमें कुछ इंटरनेशनल प्रिंसेस, बैनुल अक़वामी शहजादे भी शामिल जी, वो भी शामिल है, लेकिन वो, अच्छा, उनकी अगर बात करें ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सियाहत के लिए आते हैं। उन्होंने आपका रहीम रहीम यार खान नामी एक शहर इंडस्ट्रियलाइज भी कर दिया है, डेवलप भी कर दिया है। हैं। लेकिन जो लेकिन जो रोही, हमारा मकामी मकामी कॉलोनाइजर है ना, वो ज्यादा शुरूर और ज्यादा सख्त है। अच्छा लेकिन देखिए ना, जब कॉलोनाइजेशन होती है तो जो मुकामी कल्चर है, रस्म रिवाज हैं, जो मुकामी वे ऑफ लाइफ है, वो कंप्रोमाइज होती है। तो अब शायद हम 25 साल के बाद रोही में जाएंगे तो रोही रोही नहीं रहेगी। जी, इस बात का बड़ा खतरा है। मैं आपकी तवज्जो बड़ी एक दिलचस्प मगर फिक्र अंगेज एस्पेक्ट की तरफ दिलाऊंगा। सबसे बड़ा जो म्यूजिशियन पैदा किया है रोही ने, अ, और वो जो एक फैमिली है पिछले 100 साल के अंदर, वो भगत फैमिली है। वो मोहन भगत, फकीरा भगत, इट्स अ बिग लेगेसी। तो वो बेचारा अभी 2 4 6 माह पहले कभी डीसी ऑफिस के चक्कर लगा रहा है, कभी सीडीए के चक्कर लगा रहा है, कभी कमिश्नर के चक्कर लगा रहा है, कभी लाहौर जा रहा है कि यार हम 1000 साल से, 2000 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, और मेरे नाम ही कुछ नहीं है, मुझे कुछ दे ही नहीं रहे, लीज पे तो बाहर से आने वाले सारा कुछ ले गए, मैं कहाँ जाऊं, मैंने तो यहाँ पर अपनी जिंदगी दे दी है, अपना लेकिन लहू दे लैंड, दिया है। अब रोही में लैंड फॉर्म्स तो ऐसे होने चाहिए थी ना कि जो मकामी लोग थे उनसे अगर कोई लैंड बचती तो फिर वो दूसरों को दी जाती। यस, एग्रीड इन टोटो, बट एक्चुअली दिस दिस डिड नॉट हैपन, दिस ओके। इज वेरी ट्रेजिक।
मीन्स अब हम इसके कल्चर की तरफ थोड़े आते हैं। बहुत बहुत बड़ा हिस्टोरिकल एसेट है पाकिस्तान का, कल्चरल एसेट है। पाकिस्तान रोही को दिखा सकता है, इंटरनेशनल मार्केट कर सकता है। बिल्कुल। वो उसी सूरत में हो सकता है कि अगर आप मकामी जिंदगी को, मकामी कल्चर को, मकामी रवायात को, मकामी जरूरियात को प्रिजर्व करें। आप मुझे हिस्टोरिकल साइट्स तो बताएं रोही की। तारिक, साइट से पहले तो जो इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, टेक्स्ट वेक, हम उस तरफ आते हैं। अभी हम ट्रेनिंग में इकट्ठे थे तो ननकाना साहब जाने का इत्तेफाक हुआ। हमने वहां पे पंजा साहब देखा और उसकी हिस्ट्री को समझने की कोशिश की। चूहा सैदन शाह गए, वहां पे हमने वो कटास राज देखा, वो शिवलिंग, और वो जो हनुमान मंदिर और राम मंदिर। अच्छा, उससे भी कहीं ज्यादा रिच हिस्ट्री है इस पूरे रोही की। ऋग्वेद जो वेदांता में सबसे पहली और सबसे प्राइमरी किताब है, उसके अंदर जिस सरस्वती का जिक्र मिलता है वो यही रोही में बहता हुआ हाकड़ा था जो गुम हो गया। और याद रहे कि सरस्वती इतनी इतना अहम दरिया और इतना अहम कॉन्सेप्ट है हिंदू मत के लिए कि गंगा जमुना का जिक्र सरस्वती के बगैर अधूरा है। और अभी भी इलाहाबाद के मकाम पर जहां पे गंगा जमुना मिलते हैं तो बिलीव करते हैं कि सरस्वती भी यहां पे मिल रहा है। वो मगर इनविजिबली मिल रहा है और त्रिवेणी बना रहा है। तो और सरस्वती उनके लिए दरिया भी है, उनके लिए देवी भी है, उनके लिए विजडम का सोर्स भी है। अच्छा, फिर अगर हम लिटरेरी टेक्स्ट में देखें तो मुस्तंसर हुसैन तारड़ का बहाव, उसका लोकेली यही है और वो मरता हुआ दरिया है। जब हाकड़ा मर रहा था तो उसके किनारे उन्होंने ये नॉवेल कंस्ट्रक्ट किया और पारोशनी के करेक्टर के जरिए इसको जिंदा कर दिया। तो ये तो हो गई इसकी टेक्स्ट्स के अंदर इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स की आपने बात की। देर आर लॉट ऑफ साइट्स, देर आर लॉट ऑफ टोम्स। कला दरावड़ है, और कला दरावड़ को तो लोग समझते ना कि बस अब्बासियों से इसका ताल्लुक, लेकिन अब्बासी के पीछे राजपूत डायनेस्टी तक और उसके भी पीछे इसके ट्रैक्स हैं। बड़ी मशहूर मिथ ये है कि रोही के अंदर एक गुमशुदा खजाना है, और वो गुमशुदा खजाना जो है वो दरावड़ के नीचे कहीं दफन है। अच्छा, इसी तरह से कला बजनोट है, सादिकगढ़ पैलेस है रोही की हदूद में, पतन मीनार है। अब ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर फोर्ट्स जो कहीं वक्त के इम्तदाद जमाना के और हमारी रियासत की नाअहली कह लें या उसकी जो एपैथी कह लें, उसकी नजर हो गए हैं या उसकी नजर हो रहे हैं। एक कोशिश की गई रिसेंटली, भावलपुर के एक कमिश्नर आए अभी, बैरिस्टर एहतशाम। तो उन्होंने इसके टूरिज्म पोटेंशियल को, इसके एंथ्रोपोलॉजिकल पोटेंशियल को पहचानते हुए, किसी दौर में शौकत मुगल साहब ने आइडेंटिफाई किया था कि हो सकता है इस तहजीब का कनेक्शन मोहनजोदाड़ो से निकले या हड़प्पा से निकले, और हो सकता है कि ये एक अलहदा इंडिजिनस सिविलाइजेशन के इशारे भी फराहम कर रहा हो। तो गवेरी वाला के मकाम पर खुदाई हुई है अभी। नहीं, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, तो जाहिर है उसमें एविडेंस तो एक लिहाज से है कि ये इट्स पार्ट ऑफ दैट। अच्छा, उसकी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है, कल्चरल इम्पोर्टेंस भी है। लेकिन जब हम इसके चैलेंजेस की बात करते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का बुनियादी तौर पे मकसद यही है कि रोही कल्चरली एक यूनिक एरिया है, ये जियोग्राफिकली भी एक यूनिक एरिया, और पाकिस्तान का जो एक पोटेंशियल है उसको ये बहुत बेहतर कर सकता है, जो टूरिज्म का पोटेंशियल है। अभी हम टूरिज्म के ऊपर रहेंगे। जीप रैली के अलावा तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, और जो जीप रैली है वो भी वर्जन जो है वो एक कैपिटलिस्टिक वर्जन है किसी जगह पे टूरिज्म फैलाने का, और जो एक्चुअली है नहीं। वो जो कुछ होता है हमें पता है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं कि आम लोग, मिडिल क्लास की फैमिलीज पाकिस्तान से बैन अवी तौर पे, खास तौर पे जो तलबा हैं तारीख के, हिस्ट्री के, कल्चर के, उनके लिए तो रोही कैन बी वंडरफुल। यस, रोही कैन बी वंडरफुल एंड रोही इज वंडरफुल। आज से 2 डिकेड्स पहले तक तो लोगों की तवज्जो इस जानिब इतनी नहीं थी, लेकिन ये ग्रेजुअली सोशल मीडिया के आने के बाद ये जो टूरिस्ट ब्लॉगर्स हैं, उनके आने के बाद लोगों की तवज्जो इस जानिब हुई है। लोगों ने यहाँ पर आना शुरू किया, लेकिन बहरहाल ये एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी की शक्ल नहीं इख्तियार कर पाया। और आपने सही पॉइंट आउट किया, जीप रैली के साथ बहुत सारे कैपिटलिस्ट कनोटेशंस भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद जीप रैली एक चीज जरूर प्रोवाइड करती है कि एक तो वो यहाँ के स्टे नहीं कर जाती, पूरा साल नहीं रहती, 4 5 6 दिन के लिए आती है, जिस दौरान 2 से 3 मिलियन लोग भी इसके पीक टाइम पर यहाँ का रुख करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, इस इलाके से उनका तारुफ होता है।
इस फिजा को अंडरस्टैंड करते हैं और इस पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं चोलिस्तान जीप रैली यहाँ की कल्चरल वैल्यूज को लंबा चौड़ा तोड़े बगैर टूरिज्म के स्कोप में ऐड ऑन कर रही है। अच्छा, एक चीज और स्टार्ट की गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट के जेर एहतमाम एक रोइंग चैंपियनशिप यहाँ पर स्टार्ट की गई। यहाँ के लोगों का जो पोटेंशियल है, जो उनका मस्कुलर पोटेंशियल है, उसको देखते हुए और इस बात को जहन में रखते हुए कि ओलंपिक्स के अंदर टोटल मिलाकर 40 कैटेगरी ऐसी जो वाटर स्पोर्ट्स से कनेक्टेड है। तो ये भी एक इनिशिएटिव लिया गया जो अगर कंटिन्यू देखिए रहा तो उसके देखिए, फार टचिंग ये इम्पैक्ट तो हो सकते हैं। मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स होती है ना, एक जी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होती है जो सस्टेनेबल मॉडल्स लेके आते हैं ना टूरिज्म की। अगर आप अभी रोही का, मैंने 2-3 दफा मैं डीप गया हूँ रोही में, ना उधर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना कोई हेल्थ की फैसिलिटीज है, ना कोई इंटरनेट की फैसिलिटीज है, ना कोई कनेक्टिविटी है दूसरी, तो यू कैन नॉट गो देयर। तो लेकिन बहुत खूबसूरत है अंदर, क्योंकि वो बंदे जो सहरा सहरा खुद एक बहुत बड़ी टूरिज्म की लग्जरी है, खास तौर पे वो लोग जिन्होंने सहरा नहीं देखा। सहरा को देखना ही टूरिज्म है फॉर अ पर्सन हु हैज नेवर बीन टू अ डेजर्ट। तो उस लिहाज से ये डेवलप नहीं हुआ। आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर सस्टेनेबल समथिंग लाइक जैसे दुबई में है, कोई दुबई मॉडल लाना पड़ेगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए कि वो यहाँ की इंडिजिनस वैल्यूज के साथ और कल्चरल वैल्यूज के साथ छेड़छाड़ ना करे। यहाँ के लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दे, वाटर की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दे, एजुकेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दे, मगर उनके कल्चर को, उनकी वैल्यूज को, उनकी लैंड को इंटैक्ट रखते हुए। लैंग्वेज दैट कैन बी सराइकी है। समथिंग। जी, लैंग्वेज सराइकी है। सराइकी बोलते हैं, फिर ये कनेक्ट तो करते होंगे बाकी हिस्सों से जहाँ पे सराइकी बोली जाती है। जी जी, ये रोही अपनी कल्चरल वैल्यूज में एक तरफ तो कनेक्ट करती है, आगर भावलपुर सिटी से, एक और साइड से अलीपुर के साथ कनेक्ट करती है, और फिर ये चाचना शरीफ से होती हुई राजनपुर तक चली जाती है। मिठन कोट में तो वैसे भी वो एक मरकज है रोही का, ख्वाजा गुलाम फरीद वहां पर मौजूद है। रोही की रात बहुत खूबसूरत है रोही के दिन की निस्बत। तो ये इतना फर्क क्यों आ जाता है दिन और रात? सराग की रात तो वैसे ही बड़ी खूबसूरत देखिए, दिन तो बड़ा शदीद है ना, रेत उड़ रही है, पानी है थोड़ा, आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं तो मसला है। लेकिन रात को जब टेम्परेचर 10-15 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाता है, और वो जो दूर हद नजर तक तन्हाई है, सुकूत है, झींगरों का शोर है। है, हवा है, हवा है। कूल ब्रीज, सहरा यस, की एक खास, यस। जैसे बादे नसीम भी आप कह सकते बातें, और दिन में बातें सरसर चल रही है, रात में बातें नसीम है। तो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस वी कैन मार्क। हैं। बहुत रोमांटिसाइज शायरी में किया गया है, जहाँ पे सराइकी लैंग्वेज है उसमें रोही को रोमांटिसाइज किया जाता है। इवन आपका जो एक सूफी पोइट्री से लेके जो त्योहार की पोइट्री है जिसमें इंसानी जज्बात का इजहार होता है नाच के गा के, जहाँ पे रंग है, तो रोही का जो रंग है वो सराइकी शायरी में दिखता है हर तरफ। जी बिल्कुल। और मुजाहिद जतोई हैं, एक रिसर्चर, रोही से ही बिलोंग करते हैं, और उन्होंने ख्वाजा गुलाम फरीद का कुलियात इकट्ठा किया है, मौलवी लुत्फ अली का कुलियात इकट्ठा किया है, खुरम भावलपुरी का कुलियात इकट्ठा किया है, जो कि हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिमूर्ति है, ये रोही की शायरी कॉन्स्टिट्यूट करती है। और उनका ये कहना है कि जो रोही की शायरी है, बिलखुसूस ख्वाजा गुलाम फरीद की शायरी है, तो रोही तबाह हो जाए, उल्टा दिया जाए, मगर ख्वाजा गुलाम फरीद के कलाम में जिस तरह से यहाँ का कल्चर, तर्ज बूदोबाश, जिस तरह का यहाँ का फ्लोरा फाना इकोसिस्टम मौजूद है, तो सिर्फ उस कलाम की बुनियाद पर नया रोही खड़ा किया जा सकता है। रोही का दुख क्या है? रोही का आंसू क्या है? देखिए, रोही का आंसू है जबर, बाहर से आने वाले लोगों का गासबाना कब्जा, ये खौफ कि उनसे उनकी शनाख्त छीन ली जाएगी, जैसे रेड इंडियन से छीन ली गई थी, जैसे अबॉर्जियन से छीन ली गई थी। आ, ये खौफ कि वो इस तरह से मजीद जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। देखिए, अच्छा, क्या इसके बारे में, ये जो उनका फियर है, इसके बारे में उनके अंदर एहसास पाया जाता दे आर वेरी वोकल अबाउट दैट। अनफॉर्चुनेटली उनका ओपिनियन लीडर उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, या उसको मरकजी धारे से काटा हुआ है। है? नहीं, देखिए, रोही के रिफत जो डिस्कवर। सियासतदान हैं,
जो रोही के सियासतदान हैं जो वहां से जीतते हैं, उनका रोही के साथ कोई एथनिक कल्चरल या उस तरीके से ताल्लुक नहीं है। देखिए, रोही से जो जीतता है वो तो वो सियासतदान है कि जो 100 150 साल पहले उसने देखा कि अपर पंजाब में शरीके की वजह से उसके लिए जगह सुकड़ गई है, लड़ाइयां वड़ाइयां बहुत हैं, आबाद घर आ कत्ल गए। आम हो रहा है, भाग यहां से भाग जाया जाए। और अब्बासियों ने भी कहा हुआ था कि पहले भावलपुर वालों को कहा, आओ भाई इसको बसाओ। भावलपुर वाले का वहां तो हमें सांप काट लेंगे, बिच्छू काट लेंगे। तो आबादकार आए, उन्होंने आबाद किया, ग्रेजुअली दे टुक अप द पावर, एंड नाउ दे आर इन पावर एंड दे डू नॉट बिलोंग टू ए सेंटिमेंटली, अच्छा, कल्चरली। एक और मैंने नज़र उधर चीज देखी है, शिकार बहुत ज्यादा, वैसे तो शिकार पे पाबंदी है लेकिन वहाँ की जो लाइफ है, उधर बहुत शिकार किया जाता है। और जाहिर है जब एक जगह से शिकार किया जाए तो उसकी जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ज्यादा खतरे में आती है, क्योंकि लाइफ स्टॉक उस इलाके का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लाइफ स्टॉक में परिंदे भी शामिल हैं, दूसरी चीजें भी शामिल हैं। तो रोही के ऊपर अटैक तो हर जगह से हो। बिल्कुल। तारिक, लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। खुद जो रोही का नेटिव है, जो मकामी आदमी है, जो अधिवास है, वो हिरन को अभी भी कहीं ना कहीं एक मुकद्दस जानवर समझता है। वो कैटल्स के साथ जिंदगी गुजारता है, उनको अपनी माशरत का हिस्सा समझता है। वो उन परिंदों को अपना मेहमान समझता है। वो खुद इस शिकार में इन्वॉल्व नहीं है। शिकार करने के लिए लोग दूर दराज से, वो उधर अरब से भी लोग तशरीफ लाते हैं, हमारे मुकद्दस इदारों से भी लोग तशरीफ लाते हैं, हमारे बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े जमींदार, इस मुल्क के पॉलिसी रनर्स, ठीक है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारी जुडिशरी, शिकार तो ये बिजनेसमैन, करते हैं। मैं बिजनेसमैन। मुझे यस। एक दफा इत्तेफाक हुआ उधर रात ठहरने का, तो वो जिस दोस्त के पास में गया था तो मैं हैरान हुआ कि उसका बहुत बड़ा सेटअप था। तो उस दोस्त के पास एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया, दो जजेस आए, फिर डिफरेंट पुलिस ऑफिसर्स आए, 25 30 लोग ठहरे उसके पास उस दिन। उसका बहुत बड़ा सेटअप था। तो आई जस्ट केम टू नो के रोही का शिकार जो है वो जारी है। बिल्कुल। और आपको मैं फिर एक ट्रेजिक बात बताऊं कि इन्होंने मार मार के हिरन की कम से कम 2 3 नस्लें यहाँ पे खत्म कर दी हैं। चिंकारा यहाँ पे खत्म हो गया था, ब्लैक बक यहाँ पे खत्म हो गया था। किसी दौर में ना आपने अमेरिका को कुछ ब्लैक बक गिफ्ट किए थे, तो 30 साल बाद जब आपने उनको बताया कि खुदा के लिए हमारे शहर में तो खत्म हो गए, लोग खा पी गए हैं, तो उन्होंने फिर आपको दोबारा कुछ गिफ्ट किए। आपने क्लोज्ड एरिया के अंदर उनकी अफजाई स्टार्ट की, और वो 1000 1200 1500 2000 करके, और फिर कुछ शिकारियों को बेचने स्टार्ट कर दिए। देखिए देखिए, इतना बड़ा टूरिज्म का पोटेंशियल है, इतना बड़ा कल्चर है और इतनी बड़ी आइडेंटिटी है। लेकिन मेरा 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 आपसे सवाल ये था कि जो कल्चरल पार्ट है रोही का, उस आइडेंटिटी की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। जी अभी चले बिल्कुल। हम उसकी थोड़ी आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। क्या रोही पंजाब है? मैं नहीं समझता रोही पंजाब है, ना ही रोही सिंध है। रोही नहीं। रोही है। इट्स अ बंच ऑफ इंडिजिनस पीपल। यस। मैंने जब रोही विजिट किया 2 3 दिन, तो मुझे किसी लिहाज से ये नहीं लगा कि वो पंजाब है, और वो बड़ी यूनिक आइडेंटिटी है। तो पंजाब के अंदर रहते हुए रोही की जो आइडेंटिटी है उसको ना सिर्फ प्रिजर्व करना, उसको सेलिब्रेट करना और उसको आगे लेके बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब जो मॉडर्न टूरिज्म है वो बेसिकली तो कल्चरल टूरिज्म के ऊपर चला गया ना। अगर कल्चरल टूरिज्म के ऊपर हम बात ना करें तो बाकी टूरिज्म तो इरेलीवेंट हो गया, क्योंकि हम कौन सा साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले गए, या हमने बहुत कौन जी सा इनोवेटिव कोई टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशंस लाए कि लोग देखने वो आएंगे। अब तो हम कल्चर अपना, पाकिस्तान तो अपनी 5000 साल का की सिविलाइजेशन और कल्चर ही बेच जी। सकता है ना, और सहरा को बेच सकता है। रोही का पोटेंशियल तो सहरा होना है, और उसकी वो वाइल्ड लाइफ और जो उसकी कल्चरल लाइफ है तो वो पंजाब के साथ नहीं मिलती। तो जब ये दुरुस्त है। पंजाब में जब पॉलिसी रोही के लिए बनेगी तो वो रोही के लिए तो नहीं बन सकती। देखिए, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है इस इशू की, ना वो लोग कौन है इसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या चाहते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग है, उनके मसाइल क्या है ना ही इसकी अंडरस्टैंडिंग है, और उनको क्या क्या देना चाहिए और उनसे क्या लिया जा सकता है। मैं समझता हूं इनमें से किसी भी चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बस वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है,
ठीक है, वो शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज है, वो अकरबा परवरी है, ठीक है, और अपना अपना पीस ऑफ पाई लेना है। सिर्फ यही अभी भी रोही एविडेंट को है। अभी भी रोही को मेरे ख्याल में एक कोलोनाइजेशन आए से देखा जाता है। चले इसको इसको आगे इसके मसाइल के इशू करते हैं। हेल्थ के बड़े सीरियस इश्यूज हैं। रोही की इकॉनमी नहीं है उस लिहाज से डेवलप हुई। ज़ाहिर है वो लाइफ स्टॉक के ऊपर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत नीचे है, हेल्थ के इश्यूज हैं, स्टंटेड ग्रोथ है, पानी नहीं है, फिर बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप लोगों से मिलें तो दे आर नॉट एज हेल्दी जितने होने चाहिए थे। दूसरे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स आ गए। तो टोटल जो ह्यूमन रिसोर्स है रूही का, वो बड़े मुश्किलात और बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है इस वक्त। अच्छा, तारिक, मैं पार्शली डिसएग्री करूंगा। ये श्योर श्योर। सच है कि फैसिलिटीज तो उस तरह से मौजूद नहीं है, ना एजुकेशन की, ना हेल्थ की, ना वाटर की। और मगर वो जिस तरह से वो एक नेचुरल वे ऑफ लाइफ है, वो जिस तरह से वो एक फितरत के असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, वो लोग चलते हैं। अच्छा, खालिस दूध उनको मिलता है। अगर इस मुल्क में किसी को खालिस दूध मिलता है तो वो रोही वालों को ही मिलता है। इस मुल्क में अगर किसी को खालिस या वो मयारी गोश्त मिलता है तो वो रोही वालों को मिलता है। और रोही वालों का ये है कि अक्रॉस द टाइम एक चीज डेवलप की, जो उनमें से निस्बतन खुशहाल लोग हैं या जो वहां की मिडिल क्लास है, 1 पाउंड का रोही में, साल का ज्यादा वक्त वो रोही में गुजारते हैं, लेकिन 1 पाउंड का भावलपुर में भी है। उन्होंने भावलपुर से भी एक रिश्ता इस्तवार रखा हुआ है। तो लेकिन अच्छा। मैं इस बात से अग्री करूंगा कि ये बहरहाल वो जवाब नहीं है जिसकी बुनियाद पर उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड ना की जाए। लेकिन नहीं, तुम ये देखो कि यार कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस का शिकार तो अब रोही भी होता जा जी, ये ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि वाटर क्राइसिस वहां पर बढ़ना शुरू हो गया है। इन्वायरमेंटल क्राइसिस बात करोगे, उसकी हवा उतनी अब प्योर नहीं है जितनी होनी चाहिए। और जाहिर है अब इन्वायरमेंटल चेंजेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। एक बहुत बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान में भी। इसके ऊपर अवेयरनेस लाने की बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में कोशिश करनी चाहिए। रोही का भी एक इन्वायरमेंटल क्राइसिस है जो कि पानी से लेके मौसम तक, फिर मौसम की शिद्दत से लेके जो उसकी जो इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर्स हैं उसके ऊपर तक जा रहा नहीं, दुरुस्त है। और इस सब से भी जो बड़ा इशू है, उसका इकोसिस्टम जिस तरह से डिस्टर्ब किया गया है, वो लीज पे जिन लोगों ने जमीनें ली है और धड़ाधड़ पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ग्रीन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन्होंने जिस तरह से उसकी डिमार्केशन की कर दी है, जिस तरह से वो जानवरों के जो रूट्स थे उनको डिस्टर्ब कर दिया हुआ है। तो इस सब से आ, वहाँ के इकोसिस्टम पर, वहाँ के फ्लोरा पर, वहाँ के फाना पर और ओवरऑल इन्वायरमेंट पर इसके इम्पेक्ट्स मौजूद हैं। और जो इसके गिरदा गिर्द जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रही है, आबादी बढ़ रही है, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन बढ़ रहा है, डेफिनेटली दीज आर द चैलेंजेस दैट नीड्स टू बी केयर्ड ऑफ। है। रोही की लाइफ में खातून की क्या है? अच्छा, रोही को भी हम डोमिनेंट पंजाब के कल्चर से नहीं समझ सकते। हमारा डोमिनेंट पंजाब का जो कल्चर है, दैट इज पेट्रियार्कल इन इट्स एसेंस एंड सिंस थाउजेंड ऑफ द इयर्स। मगर रोही का जो कल्चर है, इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स। यहाँ पर अगर कोई चीज हो सकती है ना न्यूट्रल के करीब करीब, बैलेंस या दोनों अपना रोल प्ले करते हैं। इवन मोर टिल्टेड टुवर्ड्स मेट्रियार्की, जो इट्स वेरी कदीम इंटरेस्टिंग। तरीका जो रहा है, जो अधिवास का तरीका था, जो मकामी आदमी का तरीका था, वीमेन कमोबेश नहीं। एम्पावरमेंट मैंने उधर देखी है खवातीन को, वो घर का काम भी करती थी, घर को डोमिनेट भी करती थी, और फैमिलीज को बड़े अच्छे तरीके से रन कर रही थी, और वो बड़ी स्ट्रांग मजबूत खवातीन है। बिल्कुल, और वो एक सोशल लाइफ में भी उनका हिस्सा है। दे आर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम द पीपल। ठीक है, वो बाहर भी निकल रही हैं, इंटरेक्ट भी कर रही हैं। उस तरह से मर्द औरत की तकसीम हुई हुई नजर नहीं आ रही आपको, उनके जो छोटे छोटे जो बंचेस हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनमें। अच्छा, रोही का कल्चर जो है, रोही की लाइफ जो है, उसको प्रिजर्व करना रोही के लोगों के लिए, पंजाब के लिए और पाकिस्तान के लिए क्यों बहुत अहमियत का हामिल होना चाहिए? देखिए, इसको दो चीजों पर हमें देखना चाहिए। एक तो हमें गवर्नेंस मॉडल पे देखना चाहिए, एक हमें ह्यूमन राइट्स के मॉडल पे देखना चाहिए। जस्टिस क्या है, इंसाफ क्या है? जस्टिस, इंसाफ खड़ा है इक्विटी पर, इक्वालिटी पे। तो इक्वल राइट्स भी दें, और इस तरह से दें जिस तरह से वो मांगते हैं, जिस तरह से उनको चाहिए। अगर कोई क्लैन, कोई ग्रुप जिंदगी की सहूलियात मांगते हुए अपनी आइडेंटिटी के साथ
अपनी वैल्यूज के साथ खड़ा होना चाहता है, तो हमें प्रोवाइड करना होगा। अगर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम नाइंसाफी कर रहे हैं। ठीक है, और नाइंसाफी आखिरकार रियासतों को ले डूबती है। आखिर को सैकड़ों सालों बाद रियासतों को उसको तस्लीम करना पड़ता है और फिर आगे बढ़ना पड़ता है, और अगर वो तस्लीम नहीं करती तो नीच तो नाबूद हो जाती है। हाँ, तो एक क्योंकि डिफरेंट जो किसी भी फेडरेशन में या किसी भी रियासत में जो मुख्तलिफ कल्चर या आइडेंटिटीज हैं, वो तो स्ट्रेंथ का बायस बनता है। जी नहीं यार, आपका बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। आज हमने रोही के बारे में बात की। इसके अलावा जो हमारे दूसरे समाजी इश्यूज हैं उनके बारे में नहीं यार हम बात करते हैं। नाज़रीन, आज हमारी ये कोशिश थी कि रोही को एक नए जाविये से डिस्कस किया जाए, ताकि रोही की एक प्रोजेक्शन के साथ साथ उसके मसाइल जो हैं उसके बारे में भी बात की जा सके। किसी भी रियासत के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़, मुख्तलिफ जोग्राफीज़, मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, उनको ना सिर्फ प्रिजर्व किया जाए, बल्कि उनको इस तरीके से मार्केट किया जाए और आगे बढ़ाया जाए कि वो मुल्की मफाद के लिए भी और उस इलाके के मफाद के लिए भी बेहतर साबित हो सके। अगर आपको हमारी गुफ्तगू अच्छी लगे, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के मुआशरे के जो साख्तें हैं उनके बारे में बात की जाए और पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज मुल्क में और बैरून मुल्क बनाया जा सके। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।